ये नई सोच से नया जहां पैदा करते हैं। ये मकान नहीं बनाते, आसमां पैदा करते हैं। जो हाथ मोहब्बत और हुनर से नक्शा बनाते हैं, वही दुनिया में अलग पहचान पैदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद मुजीब रियाज एंड यू आर वाचिंग MMR पॉडकास्ट। आज की इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, वो इमारतें नहीं बनाते बल्कि ख्वाबों को ज़मीन पर उतारने का हुनर भी रखते हैं। ये सिर्फ इमारतें नहीं खड़ी करते बल्कि सोच, जज्बा और इंसानी तजुर्बात को डिज़ाइन करते हैं। एक आर्किटेक्ट जो कि हर एक नक्शे में एक नई कहानी लिखता है। आज के हमारे गेस्ट हैं उमर मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम उमर साहब, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम सर, अल्लाह का एहसान। अच्छा उमर साहब, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि पाकिस्तान में घर बनाते हुए लोग सबसे पहले क्या देखते हैं? घर बनाते हुए आजकल के दौर में सबसे पहले देखा जाता है कि जो स्पेस उनके पास, जो प्लॉट उन्होंने परचेज़ किया, उसमें मैक्सिमम अपने फंक्शंस और अपनी जो यूटिलिटीज़ हैं उनको वो पूरा कर सकें। तो वट एवर द स्पेस दे हैव, तो वो उसमें अपनी कंप्लीट फैमिली बल्कि फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को देखते हुए भी उसमें अपनी जो अकोमोडेशन है उसको प्राइम इम्पोर्टेंस देते हैं। जी। अच्छा उमर साहब, आपने जैसे भी बताया कि स्पेस के हवाले से, तो हमारे यहाँ लोग जो हैं उनकी तो बेशुमार ख्वाहिशात होती हैं। मतलब 3 मरले का घर है लेकिन घर के अंदर उनकी ख्वाहिशात बेशुमार हैं। उनको घर में बच्चों के लिए प्ले एरिया भी चाहिए, बेडरूम्स, बेतहाशा वो एक लिस्ट शेयर करते हैं आपसे। तो कैसे आप जो है कन्विंस करते हैं, कैसे गाइड करते हैं क्लाइंट को? क्योंकि क्लाइंट जो है वो तो चाहता है कि स्पेस उसके पास लिमिटेड है लेकिन ख्वाहिशात का भरमार है उसके पास। जी, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। डेफ़िनेटली जब क्लाइंट हमारे पास आता है और उसके पास एक जो लिमिटेड प्लॉट उसका होता है, एक ऑर्डिनरी आदमी के लिए जो जॉबियन है या वो रिटायर होके आ रहा है, उसके लिए वो उसकी जन्नत है। ऐसे ही। तो वो अपनी फैमिली की सारी अकोमोडेशन उसी में देखना चाह रहा होता है कि इसी में मुकम्मल हो। तो हम फिर उनको गाइड करते हैं स्पेस टू स्पेस, उनकी लाइक्स और डिसलाइक्स को हम पूछते हैं, उनकी एजुकेशन पूछते हैं, उनके मशागल के ऊपर हम गुफ्तगू करते हैं। तो फिर हम उनको कन्विंस कर पाते हैं कि दिस वुड बी द बेटर अकोमोडेशन फॉर यू। और फिर हम जब कन्विंस कर लेते हैं तो डेफिनेटली फिर हम अपने फाइनल नक्शे की तरफ जाते हैं। उमर साहब ये बताइएगा कि सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं? घर जब बनाते वक़्त सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? सबसे बड़ी गलती वो ये करते हैं कि वो किसी डिज़ाइनर को हायर नहीं करते। अच्छा। मार्केट में जिस तरह एक क्वैक्स डॉक्टर्स का बहुत ज़्यादा भरमार था मार्केट में, इसी तरह आजकल जो है ना वो क्वैक्स आर्किटेक्ट्स मार्केट में मौजूद हैं। दे आर नॉट आर्किटेक्ट्स, दे आर जस्ट ड्राफ्टमैन। लेकिन वो ये है कि वो उनको ट्रैप कर लेते हैं और कुछ रुपयों में उनको नक्शा जो है वो पहले से बना बनाया वो उनको पेश कर देते हैं और वो बड़े नक्शे को अपनी छोटी स्पेस में फिट इन करने की भरपूर कोशिश में अपने सारे घर की जो अकोमोडेशन है उसको ख़राब कर। बिल्कुल ठीक है उमर साहब, जैसे भी आपने बात की है ड्राफ्टमैन की, और इसी तरह से जो है हमारे यहाँ मार्केट में सिविल इंजीनियर्स भी मौजूद हैं। तो क्या डिफरेंस है एक आर्किटेक्ट में और एक सिविल इंजीनियर में? देखिए जी, आर्किटेक्ट जो है वो स्पेस डिज़ाइन करता है। जो सिविल इंजीनियर है वो उसके जो एस्पेक्ट्स हैं रिलेटेड टू स्ट्रक्चर, रिलेटेड टू MEP सर्विसेज, यानी कि उसकी जो इलेक्ट्रिफिकेशन है, प्लम्बिंग है, एयर कंडीशनिंग है और फिर उसकी एग्जीक्यूशन है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मामला को देख रहा होता है। तो ये 2 डिफरेंट फील्ड्स हैं लेकिन दोनों का चोली दामन का साथ है। चोली दामन के साथ है, और मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं लोग जो है ना इसको मिसअंडरस्टैंड भी करते हैं और समटाइम सिविल इंजीनियर ही वो काम भी, वो सर्विसेज भी सेल कर रहा होता है जो कि एक आर्किटेक्ट कर रहा है। जी डेफिनेटली, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है, ला कानूनियत है, तो जिसकी जॉब है वो सही तरह परफॉर्म उससे नहीं करवाई जाती तो फिर दूसरे लोग उसमें इन्वॉल्व होके उस डोमेन को ग्रैब करने की कोशिश करते हैं। तो पाकिस्तान में कुछ इस तरह का ही निज़ाम चल रहा है। बिल्कुल ठीक है। हमारे यहाँ अब मॉडर्न ट्रेंड्स हैं और मॉडर्न कंस्ट्रक्शन के हवाले से, जो हम, ऐसा नहीं है कि हम अपनी पुरानी ट्रेडिशंस को भूल गए हैं। पहले घर ज़्यादा हवादार और जो है उसमें बरामदे का और जो है सेन का कंसेप्ट हुआ करता था। आजकल जो है वो घर, हालांकि हमने डिज़ाइन अच्छे कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं आपको फील होता कि वो हम चीज़ लैग कर रहे हैं, वो कंफर्ट जो पहले हुआ करता था? जी, बड़ा वैलिड सवाल आपने किया। एक तो पहले स्पेस हमारे पास ज़्यादा हुआ करती थी और अभी चूँकि प्राइस हाइक्स बहुत ज़्यादा हैं, प्लॉट की प्राइस ज़्यादा है और स्पेस कम है और हमारी जो रिक्वायरमेंट है ज़्यादा है, लिहाजा हम मिनिमम स्पेस में मैक्सिमम फंक्शनैलिटी को फिट इन करने की कोशिश करते हैं। तो वो जो हवादारी, क्रॉस वेंटिलेशन और ताज़ा हवा और रोशनी वाला मामला है
वो शायद कहीं छुप के रह गया है, क्योंकि बिल्कुल सही प्राइम बात इम्पोर्टेंस इस महंगे दौर में अकोमोडेशन हो है। गई है। बिल्कुल। तो उस दौर में अगर आप देखें तो सेंट्रली हम जो कोर्टयार्ड बनाया करते यस, थे, बिल्कुल। रोशनदान थे, छतों की हाइट ज़्यादा थी। हुँ, अब छतों की हाइट अगर ज़्यादा की जाए, दीवारें मोटी बनाई जाएँ तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है। हुँ, तो शायद ये भी एक रीज़न है आज के दौर में हम उन चीज़ों को अकोमोडेट नहीं करें। लेकिन इसके अल्टरनेट पे हमारे पास बहुत सी टेक्नोलॉजी आ गई है कि हम हुँ, जो है ना मटेरियल्स ऐसे हैं जो इंसुलेशन और वाटर प्रूफिंग और इन सारे मसाइल को हल कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। लेकिन अवेयरनेस ना होने की वजह से और आम आदमी की दस्तरस तक उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन पुराने टाइम में ये देखा गया है कि अगर जगह कम भी थी ना, किसी के पास 4 मरला भी जगह है, तो उसमें ना लोग अपना एटलीस्ट सेन या बरामदा ज़रूर बनाया करते थे। आजकल जो है घर बड़े भी हों तो हमें इस तरह का कंसेप्ट नज़र नहीं आता। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम जो अपनी बेसिक्स को भूल गए हैं? नहीं, कतई ऐसा नहीं है, बेसिक्स नहीं, लेकिन एक्चुअली आजकल चीज़ें सुपरफिशियल ज़्यादा हैं। यस। एस्थेटिक्स के ऊपर ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा हुँ, है, ब्यूटिफिकेशन है और मटेरियल सस्टेनेबल नहीं है। यस। जो मटेरियल मार्केट में आता है उसकी हुँ, बस खूबसूरती और ब्यूटी और कलर्स देखे जाती हैं और उनको इंस्टॉल कर दिया जाता है। ओके। ऐसी बात नहीं है कि आज चूँकि इल्म ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी ज़्यादा हुँ, है, हुँ, लोग ज़्यादा अवेयर हैं, बिल्कुल तो सही। ये कहना शायद गलत होगा कि आज हम इन चीज़ों से बिल्कुल दूर हो सही। गए हैं या भूल गए हैं। इट इज़ स्टिल देयर, हुँ। लेकिन बस उसको अपनाने की ज़रूरत है दोबारा से। अच्छा उमर साहब, आपने अभी जो है वो चीज़ों की ब्यूटिफ़िकेशन की बात की है, तो बीइंग अ आर्किटेक्ट मुझे ये बताइएगा कि आपके नज़दीक जो है वो चीज़ें एस्थेटिकली ज़्यादा बेहतर अच्छी लगती हैं या उनकी ब्यूटिफ़िकेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर जो उनकी फ़ंक्शन या पर्पस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? क्या चीज़ आपके नज़दीक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? दोनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। हुँ, फंक्शन भी ऑब्वियसली, जो उसकी अकोमोडेशन है, जिस हुँ, पर्पस के लिए वो बिल्डिंग बनाई जा रही है, दैट शुड बी सर्व्ड एट फर्स्ट। लेकिन एट द सेम टाइम हुँ, पैरेलल हमें उसकी एस्थेटिक्स और ब्यूटी को भी देखना है, क्योंकि आर्किटेक्ट जो है वो वैल्यू एडिशन वर्क करता है। बिल्कुल, जब तक वो एस्थेटिक्स नहीं उसमें डालेगा तो शायद वो काम जो है वो आर्किटेक्ट का बिल्कुल। नहीं कहलाया जाएगा। लेकिन ये भी देखा गया है कि आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है तो हम लोग जो है ना वो ज़्यादा चीज़ों की ब्यूटिफिकेशन और प्रेजेंटेशन के पीछे ज़्यादा भागते हैं, लेकिन पर्पस को कहीं हमने पीछे छोड़ दिया। बहुत सारे आप देखते हैं अब सराउंडिंग में और बेशुमार आपको प्रोजेक्ट्स इवन नज़र भी आते हैं। हमने खूबसूरती को तो अपना लिया, लेकिन जो उसके पीछे जो कम्फर्ट था वो कहीं ना कहीं हमें कम्प्रोमाइज़ होता हुआ नज़र आता है। कंफर्ट में तो डेफ़िनेटली, जिस तरह अगर हम बात करते हैं पंजाब की और हम्म, लाहौर की, तो यहाँ पे हीट जो है वो एक बहुत बड़ा मसला है। तकरीबन 9 महीने गर्मी है। ऐसे ही तो बिल्कुल। लिहाजा इन एस्पेक्ट्स को ज़रा हमने नज़रअंदाज कर दिया है कि जो कंफर्टेबिलिटी की आप बात कर रहे हैं हम्म, कि हमें ऑल द टाइम हमें एयर कंडीशन ऑन करने पड़ते हैं। ऐसे ही। तो अगर हम थोड़ा सा उसको देख लें कि साउथ और वेस्ट हमारी सबसे यस। वर्स्ट तरीन ओरिएंटेशन है, अगर हम हम्म, उनको बेहतर कर लेते हैं, उनकी इंसुलेशन पे अच्छी वर्किंग कर लेते हैं, तो आई थिंक सो कंफर्टेबिलिटी को अटेन करना कोई बड़ा हम्म। मसला नहीं है। जहाँ पे हम देखते हैं कि एआई के आने से बहुत सारी चीज़ें आसान भी हो गई हैं। उससे पहले भी हमारे पास बेशुमार ऐसे टूल्स थे, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स, पिंटरेस्ट को भी बेतहाशा डिज़ाइनर्स, आर्किटेक्ट अपने आइडियाज़ के लिए यूज़ करते थे। आइडियाज़ के लिए इंस्पिरेशन लेना एक चीज़ है और रेफ़रेंस लेना एक चीज़ है, लेकिन एज़ इट इज़ उसको छाप देना एक डिफरेंट चीज़ है। तो आप क्या समझते हैं कि आज का जो आर्किटेक्ट है वो क्या मेहनत कर रहा है या बना-बनाया एक प्रॉम्प्ट दिया, डिज़ाइन लिया और एज़ इट इज़ जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया? बिल्कुल जी, आज का आर्किटेक्ट मेहनत कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो जो 5 इयर्स की डिग्री करके आ रहा है, ग्रेजुएट हुँ, है और मार्केट में उसकी प्रैक्टिस है, तो वो ही इज़ कैपेबल एनफ टू हैंडल हुँ, एनी टाइप ऑफ डिज़ाइन। तो ये कहना शायद गलत होगा कि जी वो डिज़ाइन छाप देता है। बिल्कुल। इंस्पिरेशन इज़ देयर। और एआई की जिस तरह आपने बात की, तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और एआई हुँ, जो है डेफ़िनेटली एक टेक्नोलॉजी है और उस टेक्नोलॉजी को हम सीख रहे हैं और हमें सीखना चाहिए। और आइदर एंड क्लाइंट साइड भी जो है वो इसके ऊपर वर्किंग करके आता है। जब हमारे पास लेके आते हैं तो वो कहते हैं जी मुझे इस तरह का व्यू यस। चाहिए। लेकिन जब उसकी ज़ाहिर बात है डिटेल्ड ड्राइंग्स की बात आती है, तो हुँ, डेफ़िनेटली इट इज़ नाउ एट द हैंड्स ऑफ द आर्किटेक्ट्स के वो बिल्कुल, उसके ऊपर वर्किंग करेंगे। तो जब तक आर्किटेक्ट उस पे वर्किंग नहीं करेगा, खाली इमेज को इम्प्लीमेंट करना करना आसान नहीं है, बिल्कुल या सही है। ये इतना ईज़ी नहीं है कि बस वो 3D व्यू उसका दिखा के वो बिल्कुल, उसकी कंस्ट्रक्शन करवा ले। बिल्कुल तो सही है। आर्किटेक्ट जो है वो डेफ़िनेटली अपना वाइटल रोल बिल्कुल प्ले ठीक है। कर रहा है। और साहब आपने बिल्कुल जैसे कि कहा तो
क्लाइंट जो है वो ऑलरेडी वर्किंग करके आता है, उसके पास भी एआई टूल्स मौजूद हैं, इंटरनेट मौजूद है। तो आज के क्लाइंट को डील करना कितना मुश्किल है, वो क्लाइंट जिसके पास ऑलरेडी सारी हर एक चीज़ की अवेयरनेस मौजूद है। हाँ जी, क्लाइंट जो है वो आज का क्लाइंट जो है वो बहुत ज़्यादा वेल अवेयर है बनिस्बत एआई के दौर से पहले। बिल्कुल ऐसे आपको याद होगा पिंटरेस्ट बहुत ज़्यादा ऐसे आया ही था मार्केट में, लोग वहाँ से देख के इमेज जो है हमारे पास आ जाते हैं, लेकिन अब ज़रा काम और मुश्किल तो नहीं मैं कहूँगा, उसकी अवेयरनेस ज़्यादा, उसको हमें कन्विंस करना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इस हवाले से कि हम उसको बताते हैं कि व्हाट इज़ रियलिस्टिक एंड व्हाट इज़ अनरियलिस्टिक। जो बिल्कुल सही। तुम्हारे प्लॉट के मुताबिक या तुम्हारे प्रोजेक्ट के मुताबिक जो बेहतर है वो ये है, बिल्कुल सही। तो इसको डिटो कॉपी ना करो। हम्म, इसमें से कुछ एस्पेक्ट्स हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली हम आपको जो है वो बेटर वे में जो है वो गाइड कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो उमर साहब, आजकल हम देखते हैं खासकर स्पेशली जो है वो लाहौर में, कराची में तो खैर बहुत पहले से ये कंसेप्ट था, लेकिन अब लाहौर में भी हमें नज़र आ रहा है लोग जो है, और पूरी दुनिया में तो ऑलरेडी ये इस्टेब्लिश था ये सारा कंसेप्ट कि वर्टिकल बिल्डिंग्स का कंसेप्ट जो है वो बड़ी तेज़ी से रुझान पकड़ रहा है बाकी यहाँ स्पेशली लाहौर में। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या जो है हमें वर्टिकल की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि जिस तरह से हमारी एग्रीकल्चर लैंड जो है वो कंप्रोमाइज़ हो रही है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? जी बिल्कुल, आपने अपने अपने सवाल के अंदर ही जवाब दे दिया कि जो एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं या जो हमारी ग्रीन लैंड हैं, यस। वो बहुत तेज़ी से वो ख़त्म हो रही हैं, और हमारी जो दस्तरस थी टूवर्ड्स हमारी जो ऑर्गेनिक फूड्स और बिल्कुल। वो कम हो रही है। तो वर्टिकल बिल्डिंग्स बननी चाहिए, मिड राइज़ हाई राइज़ बिल्डिंग बननी चाहिए, पूरी दुनिया में ये ट्रेंड है। और अभी आप देखें कि लाहौर में रिसेंटली ये ट्रेंड तेज़ी से इमर्ज हो रहा है बिल्कुल। कि नीचे जो है वो एक ही बिल्डिंग में आपको मिक्स यूज़ सारी सर्विसेज मिलती हैं। ग्राउंड के ऊपर शॉपिंग मिल जाता है, फिर ऐसे उसके ही है। ऊपर एंटरटेनमेंट है, एंड देन वी हैव द ऑफिस फ्लोर एंड फाइनली वी हैव द अपार्टमेंट। तो एक ही बिल्डिंग में हमें ये सारे एस्पेक्ट मिलते हैं। उससे ये है कि बहुत ज़्यादा स्पेस की भी बचत है और एनर्जी की भी बचत है। डेफिनेटली अगर किसी ने ऑफिस जाना है और वो वहीं पे ही उसको अगर ऑफिस स्पेस मिल जाती है तो उसका फ्यूल बचेगा। बिल्कुल। तो इट्स ओवरऑल कंजर्वेशन या सस्टेनेबिलिटी की तरफ एक मूव बिल्कुल है सही दैट है। शुड बी देयर। तो आप ये समझते हैं कि जैसे हमारे पाकिस्तानी लोग हैं, उनका बिहेवियर और जिस तरह के एनवायरनमेंट में वो पले बढ़े हैं, उनको तो बड़े खुले-खुले घर चाहिए, तो एक्सेप्टेंस है यहाँ पे वर्टिकल बिल्डिंग्स की? एक्सेप्टेंस हो जाएगी जी, करनी पड़ेगी हमें हुँ। एक्सेप्टेंस, क्योंकि अदरवाइज़ कोई रास्ता नहीं है। अभी आप लाहौर में देखें ना कि टेम्परेचर राइज कितना हो गया ऐसे ही। है। एक टर्म हम इस्तेमाल करते हैं अर्बन हीट आइलैंड। तो हुँ। जितनी सर्फेसिस पेव्ड होती जा रही हैं, हार्ड होती जा रही हैं, उतना बिल्कुल। टेम्परेचर राइज है। और हुँ। एक और टर्म आपने सुनी होगी कि आज 40 डिग्री है लेकिन फील लाइक हाँ, 45 है। या। वो जो फील लाइक है वो अर्बन हीट हुँ। आइलैंड का जो है ना इफ़ेक्ट है, बिल्कुल क्योंकि सही। बिल्डिंग्स भी पेव्ड हैं, हुँ। रोड्स भी पेव्ड हैं, फुटपाथ भी पेव्ड हैं। तो जितनी ग्रीनस्केप कम होगी उतना जो है ये इफ़ेक्ट ज़्यादा हो रहा है। तो इसको इससे कॉम्बैट करने के लिए हमें डेफिनेटली बिल्कुल ठीक है। अपना जो है ये मोड ऑफ कंस्ट्रक्शन चेंज करना है। जी। अच्छा उमर साहब, ये देखिए कि हमने जो है गोरे को ना हम बड़ा फॉलो करते हैं। गोरे के बेशुमार कंसेप्ट तो हमने अप्लाई तो कर लिया। हमारे यहाँ जिस तरह से आपने बताया कि 9 माह गर्मी पड़ती है, हमारे यहाँ जिस तरह की बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं ग्लास की, फिर उसको कूल रखने के लिए उतना ही एनर्जी आपको रिक्वायर्ड है। तो हमारे यहाँ तो शायद कंक्रीट की बिल्डिंगें ज़्यादा हमें सूट करती हैं, और ग्लास की बिल्डिंगें बनाने के बाद उसको बाहर से क्लीन रखने के लिए भी आपको मैन पावर चाहिए। आपको उसके लिए भी उतनी ही जो है वो सपोर्ट सर्विसेज चाहिए होंगी। तो क्या वजह है कि हम सिर्फ जो है अच्छे डिज़ाइन को और गोरे के कंसेप्ट को फॉलो कर रहे हैं, या हम अपने एनवायरनमेंट को भी सामने देखते हैं? बड़ी वैलिड बात आपने की और उसमें आपने मसाइल भी खुद ही बता दिए हैं। अ, हम ये नहीं मैं कहूँगा कि गोरे के कॉन्सेप्ट को कॉपी हुँ। करें, बस वो एक ट्रेंडिंग चीज़ थी। अगर आप बात करेंगे 2000 से ऐसे ऑनवर्ड ही। लाहौर में जो बिल्डिंग्स बनी हाई राइज़, उसके फ्रंट फसाद के ऊपर बेतहाशा ग्लास लगाया ऐसे ही, गया। बिल्कुल। और वो आप सही कह रहे हैं, फिर उसको क्लीन करने के लिए ऊपर से वो ट्रॉली लिफ्ट लटकाई हाँ, जाती थी कि वो लेबर के बंदे उसको साफ़ कर रहे हैं। बिल्कुल। और फिर उसको कूल करने के लिए यू रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ बीटीयूज़, ऐसे ही। ठीक है ना? एनर्जी का एक बहुत बड़ा कंजम्पशन आपको रिक्वायर्ड है। तो डेफ़िनेटली हमें ग्लास को कम करना है, लेकिन अगर आप अभी लाहौर में जो बिल्डिंग्स नई बन रही हैं, उसमें ये काफ़ी ट्रेंड जो है वो शिफ्ट हो चुका हुआ है। बिल्कुल सही है। नाउ दे आर वेल अवेयर कि जितना कम से कम ग्लास होगा
और ओरिएंटेशन से हम मैक्सिमम प्ले करेंगे, उतनी बिल्डिंग हमारी कंफर्टेबल होगी। बिल्कुल ठीक है। जी। अच्छा उमर साहब, एक और मेरा इसी से रेलिवेंट एक क्वेश्चन है कि हम जहाँ पे देखते हैं वाइट कलर जो है, वो तो आम रूटीन में हमारा जिस तरह का एनवायरनमेंट है, हम अपने ऑफिस में, मुझे वाइट कलर का कोट बड़ा पसंद है, लेकिन मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। अफोर्ड से मुराद ये है कि हमारा एनवायरनमेंट ही सपोर्टिव नहीं है, इतनी डस्ट है। तो हम ये जो बिल्डिंगों पे आप देखें, फ्लाईओवर्स के फिरोजपुर रोड पे अगर हम खास कर देखें तो तमाम फ्लाईओवर्स आपको ना वाइट कलर में नज़र आते हैं। डस्ट पड़ती है, फिर रेन होती है, उसके बाद उसकी वो लेयर्स नज़र आती हैं। तो मेरा ख्याल है कि वाइट कलर तो अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल है। हर दूसरे माह जो है उसको दोबारा से जो है वो पेंट करने की ज़रूरत है। जबकि इससे पहले जो है प्रीवियस कुछ ईयर्स में देखा गया था कि वहाँ पे डिफरेंट चारकोल और ग्रे कलर अप्लाई किया गया। इस तरह के कलर्स हमें ज़्यादा सूट करते हैं। तो वाइट कलर की क्या वजह है? वाइट कलर बस ये है कि एक ऑफिशियल कह लें कि कलर उन्होंने रखा हुआ है, कॉर्पोरेट कलर रखा हुआ है। एक ऐसा पहले अगर आप देखें तो बिल्डिंगें रेड कलर की बनती ऐसे थी, ही। ठीक है जी, गुटका लगाया जाता था सरकारी अमारात के ऐसे ही। ऊपर। वो इसलिए लगाया जाता था कि ये मेंटेनेंस फ्री रहें, ठीक है ना, इनको रीपेंट ना करना पड़े, बिल्कुल ऐसे ही। इनकी कुछ सफाई के मामलात ना, मेंटेनेंस के मामलात ना करने पड़े। तो डेफिनेटली इसको रीथिंक करना चाहिए, जितनी पोल्यूशन हो गई है, रेन भी है और बाकी चीज़ें क्योंकि भी वाइट हैं। कलर जो है ना वो हमें उस तरह से सूट नहीं करता। जी और अभी भी आप देखें, अगर मेंटेनेंस नहीं है तो उसके हालात, अगर आपने फिरोजपुर रोड से गुजरे हो तो जी आपने जी देखा होगा मोस्टली फ्लाईओवर्स जो है वो आपको वाइट कलर में नज़र आते हैं। जी, वो काफ़ी कंडीशन पुअर फिर हाँ, नज़र आती है और फिर वो रीवर्क डिमांड करती इवन है। हम तो अपने घरों में नॉर्मली जो है वाइट कलर अफोर्ड नहीं कर पाते। जी, बिल्कुल जहाँ ऐसे। पे हमारे यहाँ जब घर बनते हैं तो उसमें बीइंग आर्किटेक्ट आप कौन सी कलर पैलेट जो है वो सजेस्ट करते हैं, किस तरह के कलर्स होने चाहिए? देखिए डिपेंड करता है क्लाइंट के मूड के ऊपर, उनके एज ग्रुप के ऊपर। और ये डेफिनेटली एक फैमिली के जितने मेंबर्स होते हैं, हम उनके एज ग्रुप देखते हैं, उनके लाइक्स डिसलाइक्स देखते हैं, उनके मशागल देखते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम कलर डिसाइड करते हैं कि एक यंग जो गर्ल है उसके बेडरूम में किस तरह का कलर होगा, एक बुज़ुर्ग हैं उनके रूम में किस तरह का कलर होगा, एक यंग बॉय है तो उसके रूम में किस तरह कलर होगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन द मूड एंड लाइक्स एंड डिसलाइक्स एंड द एज ग्रुप ऑफ द जो रेजिडेंट या फैमिली जिसके लिए हम स्पेस डिज़ाइन कर रहे अच्छा, हैं। इस हवाले से क्लाइंट भी क्या कोई अपनी रिक्वायरमेंट शेयर करता है, या डेफिनेटली फुली डिपेंडेंट क्लाइंट, होता है आपके मैंने ऊपर? आपको जिस तरह बताया कि क्लाइंट आज का बहुत वेल अवेयर है, तो वो हम्म। डेफिनेटली वो चीज़ें हमें इनपुट दे रहा होता है। बिल्कुल और ठीक मैं है। ये समझता हूँ कि आज की दुनिया में आर्किटेक्चर जो है वो शायद क्लाइंट एंड के ऊपर ज़्यादा चली गई है। हमें बिल्कुल ठीक है। समवेयर उनकी बातों को मानते हुए अपने ओपिनियंस देने होते हैं और फिर बिल्कुल एक सही है। म्यूचुअल कंसेंसस के साथ डिज़ाइन कॉन्सेप्ट लॉक होते हैं। बिल्कुल ठीक है। पुराने वक्त में इवन जब हम छोटे थे ना, उस वक्त दिन के टाइम घरों में लाइट चलाना जो है ना वो बड़ा जो है ना उसको समझा जाता था कि दिन में तो लाइट की ज़रूरत ही नहीं थी, कंसेप्ट ही नहीं था। घर ऐसे बनाए जाते थे, रोशनदान का कंसेप्ट था, जैसे आपने पहले बताया कि छतों की हाइट ज़्यादा रखी जाती थी। और अब क्या वजह है कि हम दिन में लाइट ऑन किए बगैर हमारा गुजारा ही नहीं है? क्या वजह है? ये हमने मॉडर्न आर्किटेक्चर को तो अपना लिया, तो कहीं ये ऐसा नहीं है कि इस चक्कर में हम जो है बहुत ज़्यादा, तभी तो आप देखें बिजली के बिल्स में भी इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये क्या वजह है? रीज़न ये है, एक तो जो हाउसिंग के बायलॉज हैं शायद हुँ, उनमें इश्यूज़ हैं। आर्किटेक्चर से पहले ये टाउन प्लानिंग का शोबा है। यस। कोई भी जो हाउसिंग स्कीम है या जो सोसाइटी है, जब उसकी लेआउट होता है तो उस वक्त इस ओरिएंटेशन का ख्याल रखना चाहिए। पहली बात तो ये है। बिल्कुल सही है। दूसरी बात, जब वो डिज़ाइन कर रहे हैं तो डेफिनेटली डिज़ाइनर को जो है ये सेकंड जो टियर है वो फिर डिज़ाइनर का आ जाता है। तो मैं समझता हूँ बिल्कुल ठीक है कि कम से कम जो जिस तरह गर्मियों में 16 घंटे का दिन तकरीबन है मई जून के महीने बिल्कुल में, ऐसे ही। तो 16 घंटे तो लाइट आनी चाहिए हमारे रूम में विदाउट आर्टिफिशियल लाइट। ऐसे ही बिल्कुल। लेकिन ऐसा जो है वो हमें हर जगह नहीं मिलता। और जो आइडियल साइट है उस पर तो आर्किटेक्ट अच्छे तरीके से प्ले कर लेता है, लेकिन जो आइडियल साइट नहीं है उसमें डेफिनेटली वो इवन कि आप ये कॉम्प्रोमाइज़ हो देखिए, जाता हमारे यहाँ अब आजकल जो है बेशुमार प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी, गवर्नमेंट के जो अदारे हैं, स्कूल हैं, वो आज भी इस तर्ज पे बने हुए हैं कि दिन में लाइट नहीं भी है तो एटलीस्ट वहाँ पे रोशनी इतनी है कि बच्चा आराम से देख सकता है, पढ़ सकता है। है। जी लेकिन आजकल हम प्राइवेट सेक्टर्स में देखते हैं तो वहाँ पे भी हमें लाइट के बगैर गुजारा नहीं है हमारा। जी, उसकी रीज़न यही है ना कि वो शायद जो कवर्ड और ओपन स्पेस की रेशो है शायद यस। वो डिस्टर्ब हो रही है कहीं।
और वो कह रहे हैं कि मैक्सिमम फंक्शंस जो हैं वो बस बना दिए जाएं बिल्कुल और रूम के साथ रूम जोड़ दिया जाए हम्म, और विदाउट एनीथिंग कि वो लाइट वहाँ से आ रही है या नहीं आ रही। तो मैंने जिस तरह बताया कि पहले तो लेआउट है और उसके बाद फिर डिज़ाइनर एंड है बिल्कुल सही और है। फिर क्लाइंट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना साइड बाय साइड चलती हैं। आर्किटेक्ट और जो इंटीरियर डिज़ाइनर है बड़े क्लोज लाइजोन में काम कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पे आर्किटेक्ट अकेला ही जो है वो इंटीरियर के भी प्राइस देख रहा होता है। तो किस हद तक उसको अंडरस्टैंडिंग इंटीरियर के एंड पे भी होना ज़रूरी है? देखें आज के दौर में जो मल्टीटास्किंग है लोग, यस। अभी जो यंग आर्किटेक्ट्स जितने आ रहे हैं माशाल्लाह, वो बैचलर्स इन आर्किटेक्चर की डिग्री करते हैं, उसके बाद मास्टर्स इन आर्किटेक्चर कर लेते हैं या आर्किटेक्चर का पीजीडी ओके। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है। तो बेसिकली मैं कहता हूँ चाहे आर्किटेक्चर है चाहे इंटीरियर डिज़ाइनिंग है, 50% ये कॉमन सेंस है और शायद ये जो क्लाइंट एंड के ऊपर भी बहुत अच्छे तरीके से मौजूद होती है, सेंसिटिविटी का लेवल होता है, ख़ासतौर पे जो फीमेल जिन अगर क्लाइंट हमारे पास आ जाएँ तो उनका सेंसिटिव लेवल बहुत हाई होता है। वो अपने घर को या अपनी स्पेस को बहुत क्रिटिकली देख रही होती हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आजकल मल्टीटास्किंग लोग हैं, आर्किटेक्ट जो है वो इंटीरियर की सर्विसेज भी दे रहा होता है, तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं बिल्कुल है। ठीक। आर्किटेक्ट जो है उसकी नीड आज से पहले जो है बड़े जो लेवल पे कंस्ट्रक्शंस हो रही थी, प्लाजास बन रहे थे या बड़ी बिल्डिंग्स में, वहाँ पे तो समझ आती थी। लेकिन जो घरों में है और जो डोमेस्टिक लेवल पे है आर्किटेक्ट का कंसेप्ट, अब आके सोसाइटीज़ ने तो कंडीशन कर दी है लागू, तो हमें नज़र आता है। लेकिन अभी भी जो हमारे कॉलोनीज़ हैं या मोहल्लाज हैं, वहाँ पे तो हमें कोई ऐसा नज़र नहीं आता। आर्किटेक्ट को वो फॉलो ही नहीं करते, अपना डिज़ाइन नेट से निकालते हैं, अपने ही देन से काम लेते हैं और बना देते हैं। तो क्या समझते हैं आप किस हद तक जो है आर्किटेक्ट की इम्पोर्टेंस अब बढ़ चुकी है? जी, ये बड़ी ज़रूरी बात है कि देखिए अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आज के दौर में अगर हम एक अच्छा घर एक इकोनॉमिकल घर बनाते हैं तो तकरीबन 5,000 पर स्क्वायर फीट कॉस्ट उसके ऊपर आ जाती है। ऐसे तो अगर वो 5 मरले का घर बना रहा है तो उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कोई लगभग 90 लाख से 1 करोड़ है, ठीक है जी। अब वो 90 लाख से 1 करोड़ अगर लगा रहा है और वो आर्किटेक्ट को हायर नहीं कर रहा तो वो बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहा है। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आप उसमें से अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 3 to 4% आर्किटेक्ट को दे देते हैं तो आपके वो जो 90 लाख हैं उसमें जान पड़ जाएगी। ऐसे वो एक वैल्यू एडिशन वर्क हो जाएगा। लेकिन ये एट द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स भी है। कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं वो हज़रात माज़रत के साथ वो हमारे क्लाइंट को बेट्रे करते हैं, अच्छा। उनको जो है वो गुमराह कर देते हैं कि जी आपकी ज़रूरत नहीं है आर्किटेक्ट की, हम आपको जो है वो ये नक्शा बना देते हैं। बिल्कुल सही। और इसी तरह सोसाइटीज़ के अंदर भी जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं वहाँ से भी जो है वो ड्राइंग्स जो हैं वो अनऑथोराइज़ तरीके से किसी का नक्शा किसी के प्लॉट के ऊपर चिपका देते हैं और वो औने पौने दामों दे के वहाँ से ले सकते हैं। तो ये मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगर कौंसल इसके ऊपर अच्छा काम करे, जो कि वो आगे कर रही है, तो हम काफ़ी हद तक बेहतरी ला सकते हैं इसको। तो मतलब जिस स्पीड से सोसाइटीज़ बन रही हैं, जिस स्पीड से जो है हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, तो आर्किटेक्ट का जो फ्यूचर है वो तो बड़ा ब्राइट नज़र आता है। आप कैसे देखते हो और आने वाले जो हमारे फ्यूचर आपके आर्किटेक्ट हैं, क्योंकि आप एक उस्ताद भी हैं, तो उनको आप क्या मशवरा देंगे? जी बिल्कुल, ये फ्यूचर इसमें बड़ा ब्राइट है। बस ये है कि हमें अपने आप को स्किलफुल करना है। हमें ना सिर्फ अपनी जो टेक्निकल स्किल है उसको स्ट्रॉन्ग करना है, हमें अपनी सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर भी काम करना है, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना है। ये ज़रूरी है और इसमें, इस फील्ड में? जी डेफ़िनेटली आपने जब क्लाइंट हैंडलिंग करनी है तो ये बड़ा अहम है। वो आपकी बात तब सुनेगा जब आपके पास उसको परसुएट करने की स्किल होंगी, उसको कायल करने की स्किल होंगी। तो शायद मैं समझता हूँ कि आर्किटेक्ट को एक एडवोकेट होना बहुत ज़रूरी बिल्कुल है सही है। अपने प्रोफ़ेशन के साथ, ताकि वो अपने आइडिया को सेल कर सके और उनको कन्विंस कर सके। वक़्त था जो हम देखते हैं कि आज भी हमारे पास जो है मुग़ल आर्ट मौजूद है, इतनी ज़बरदस्त और शानदार बिल्डिंग्स जो आज भी कायम दायम हैं। लेकिन क्या वजह है कि आज के इस दौर में इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ होने के बावजूद भी हम वो ऐसा काम नहीं कर पा रहे, तो हम लैग कहाँ पे कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि हम काम ऐसा नहीं कर पा रहे। उस वक़्त जो थे मसाइल वो ये थे कि उस वक़्त जो कंस्ट्रक्शन थी उसकी शायद पेस या स्पीड का इतना इशू नहीं था और उस वक़्त जो है स्पेस का भी इतना इशू नहीं था और शायद मैं कहूँगा कॉस्ट का भी इतना इशू नहीं था। आज के दौर में उस तरह की बिल्डिंग बनाना
और उसी मटेरियल को यूज़ करना और उसी तरह की स्पेसेस की यूटिलाइजेशन करना शायद वो क्लाइंट एंड के ऊपर भी और आर्किटेक्ट बोथ एंड के ऊपर डाइजेस्टेबल नहीं है, क्योंकि वो टाइम टेकिंग है। फिर उसका जो मटेरियल है वो बड़ा स्पेसिफिकली तरीके से तैयार किया जाता था। अभी भी पाकिस्तान में कुछ आर्किटेक्ट्स हैं हमारे सीनियर जो उन्हीं लाइंस के ऊपर काम कर रहे हैं। और उनमें एक मशहूर और मारूफ आर्किटेक्ट हैं हमारे साथसा अकराम में से हैं, कामिल खान मुमताज़ साहब, जो इसी ज्योमेट्री के ऊपर इसी स्टाइल के ऊपर काम करते हैं। लेकिन आज चूँकि कंस्ट्रक्शन में पेस बहुत तेज़ हो गई है, क्लाइंट को बहुत जल्दी प्रोजेक्ट चाहिए, तो उसकी रिप्लेसमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी थी। तो आज हमारे पास स्पेस भी कम है, कंस्ट्रक्शन की स्पीड हमें ज़्यादा चाहिए, तो डेफिनेटली कहीं ऐसा तो नहीं उमर साहब कि स्पीड के चक्कर में जो है और क्वांटिटी के चक्कर में हम कहीं ना कहीं क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे, लेकिन ये है कि वो स्ट्रक्चर ज़रा उनका वो मॉन्यूमेंटल स्केल था या और तरह से वो स्ट्रक्चर्स परसीव होते थे। आजकल के जो प्रोजेक्ट हैं, जो मॉडर्न आर्किटेक्चर है, उसमें स्ट्रेट लाइंस हैं, स्लीक्स हैं, कुछ एरास की यहाँ पे रिवाइवल भी आई, जिस तरह मेडिटेरेनियन स्टाइल या स्पेनिश स्टाइल के हाउसेस बहुत ज़्यादा इमर्ज हुए DHA और लाहौर और उसके आउटस्कर्ट में। तो लेकिन अल्टीमेटली हमें जो है वो मिनिमलिस्ट के अंदर रहना है, हम कम से कम के अंदर ज़्यादा जो है वो फ़ायदा देखना है या उसके ज़्यादा फंक्शन को एक्सप्लोर करना है। अच्छा उमर साहब, आप क्योंकि एक उस्ताद भी हैं, तो मुझे बताइएगा कि जो आर्किटेक्ट की डिग्री है, इसका स्कोप और इसका जो फ्यूचर है वो आप कैसा देखते हैं? बड़ा ब्राइट फ्यूचर है जी, और बड़ा वाइड स्कोप है इसका। और डेफिनेटली स्टिल वी नीड अ लॉट ऑफ आर्किटेक्ट्स जो कि मार्केट में काम कर सकें। जो क्वैक्स की रिप्लेसमेंट है और जो कॉन्ट्रैक्टर एंड के ऊपर बहुत ज़्यादा ये काम शिफ्ट हो चुका हुआ है या नॉन प्रोफेशनल लोग इस फील्ड में आ गए हैं, तो हमें ज़्यादा ज़्यादा आर्किटेक्ट्स की ज़रूरत है। और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक सेक्टर और कॉर्पोरेट सेक्टर में आर्किटेक्ट्स आएँ ताकि जो है वो अपनी खिदमत सर अंजाम देते हुए क्लाइंट के मसाइल को हल कर सकें। तो जितनी स्पीड से यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स पास आउट हो रहे हैं, क्या उतनी स्पीड से ये प्लेस भी हो रहे हैं? देखें, वो उसके अंदर फिर पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती हैं। जॉब्स आर देयर और बहुत काम है, लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि शायद ठीक तरीके से काम नहीं हो पा रहा और हमें राइट आर्किटेक्ट नहीं मिल रहे। हम ऑफिस का ऐड देते हैं हमें कि हमें प्रोफेशनल आर्किटेक्ट्स चाहिए, तो हमें फिर भी सही ग्रेजुएट्स नहीं मिलते। इसका मतलब क्या है कि या तो बहुत ज़्यादा उनको जॉब्स मिल चुकी हुई हैं या उनका स्किल सेट हमारे मेयार के मुताबिक नहीं है, तो शायद दोनों एंड हमें देखने होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्किल सेट सिखाया नहीं जाता, अदारे मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में जब से आर्किटेक्चर आई है तो एक बहुत ज़्यादा इमर्जेंस हुई है इस फील्ड के अंदर, लेकिन डेफिनेटली एक सेचुरेशन पॉइंट भी आ जाता है, लेकिन अभी वो पॉइंट नहीं है। अभी हमें स्टिल वी नीड अ लॉट ऑफ आर्किटेक्ट्स। दूसरा ये है कि ना सिर्फ नेशनल लेवल के ऊपर बल्कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी बहुत ज़्यादा आर्किटेक्ट्स की ज़रूरत है। और पाकिस्तानी आर्किटेक्ट माशाल्लाह उनका एक लेवल है, एक जो है ना वो स्किल सेट है जिसके ऊपर वो जाके परफॉर्म कर रहे होते हैं। अच्छा उमर साहब, मुझे ये भी बताइएगा, मेडिकल की डिग्री हम देखते हैं 5 साल की है, डिज़ाइन में और बेशुमार आपकी इंटीरियर की डिग्री 4 साल की है और बड़ी फील्ड्स हैं। तो क्या वजह है कि आर्किटेक्ट की डिग्री 5 साल की क्यों है? 4 साल में क्या हम नहीं कवर कर सकते वो कोर्स कंटेंट जो सीखना चाहिए एक आर्किटेक्ट को? नहीं, देखें, पूरी दुनिया में 3+2 का मॉडल है। ओके। पाकिस्तान में भी 5 इयर्स की डिग्री है। अगर ऑस्ट्रेलिया की हम बात करते हैं और दूसरे कंट्रीज़ में, तो काफ़ी जगह 3+2 का मॉडल है कि 3 साल आर्किटेक्चर पढ़ाने के बाद हम स्टूडेंट को एक जो है वो सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं कि अगर वो फील्ड में काम करना चाहता है वो जाके कर ले और दोबारा आके रिमेनिंग 2 इयर्स मुकम्मल कर ले। तो ये भी एक मॉडल है। पाकिस्तान में भी सजेशंस तो हैं इस तरह के मॉडल्स की, लेकिन स्टिल अभी हम 5 इयर्स पे काम कर रहे हैं। दूसरा ये मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर डॉक्टर 5 साल की डिग्री कर रहा है तो वो ह्यूमन बींग्स के डॉक्टर हैं एंड वी आर द डॉक्टर्स ऑफ द बिल्डिंग। तो हमें भी 5 साल जो है पढ़ना चाहिए, क्योंकि 4 साल में तो वो सीख जाता है, तो 5वें साल वो अपना पर्सनल इंडिविजुअल थीसिस करता है जहाँ पे वो अपना पूरे का पूरा स्किल सेट जो है अपने तमाम सब्जेक्ट्स का जो एमलगमेशन है उसको थीसिस की सूरत में प्रेजेंट करता है। इस वजह से ये 5 साल की डिग्री। अच्छा उमर साहब, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान में अक्सर ये देखा गया है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि तमाम आर्ट फॉर्म्स जो है ना वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है।
अगर हम फैशन डिज़ाइन की बात करें, अक्सर आप देखते हैं फैशन शोज़ होते हैं, ऐसे-ऐसे फैशन आपको देखने को नज़र आएँगे वहाँ पे, रैंप के ऊपर वॉक करते हुए मॉडल्स नज़र आएँगे, लेकिन वो हमारे यहाँ हमारे कल्चर में फिट इन होते हुए नज़र नहीं आते। सेम इसी तरह से बहुत सारे थीसिस डिस्प्ले में देखा गया है कि स्टूडेंट्स ने, आर्किटेक्ट के स्टूडेंट्स ने ऐसे-ऐसे जो है बिल्डिंग्स बनाई हैं, ऐसे-ऐसे शाहकार जो हैं ऑन कैनवस डिज़ाइन कर दिए हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो प्रैक्टिकली हमें उस तरह से इम्प्लीमेंट होते हुए नज़र नहीं आ रहे होते। तो क्या वजह है? जो हमें टीच किया जा रहा है वो डिफरेंट है और मार्केट की डिमांड डिफरेंट है? क्या है यहाँ पे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं अगर स्पेसिफिकली आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स के थीसिस डिस्प्ले की बात करूं तो वो 100% प्रैक्टिकल होता अच्छा है, जी, बताइए। क्योंकि हमारी बिल्डिंग ना सिर्फ आर्किटेक्चरल डिज़ाइन पे पूरी उतर रही होती है जो थीसिस डिस्प्ले में आती है, स्टूडेंट जो काम कर रहा होता है, बल्कि उसका स्ट्रक्चर, उसकी MEP सर्विसेज, यानी कि तमाम इंजीनियरिंग जो दरकार है उस बिल्डिंग को प्रैक्टिकली बनाने में, वो उसके डिज़ाइन के साथ इंटीग्रेटेड होती है। बिल्कुल सही है, तो ये शायद कहना मुनासिब नहीं है बिल्कुल कि सही है, स्टूडेंट जो काम कैनवस पे डिस्प्ले कर रहा है वो प्रैक्टिकली मुमकिन बिल्कुल नहीं सही है, है। वो प्रैक्टिकली 100% मुमकिन है। सिंस लास्ट 15 ईयर्स मैं थीसिस सुपरवाइज कर रहा हूँ, बिल्कुल तो सही है। एक टाइम गुजर चुका है, तो ऐसा नहीं है कि कोई मतलब इस तरह की कोई बात हो। अगर बजट लिमिटेड है और आप घर को जो है वो लग्ज़री लुक भी देना चाहते हैं, मॉडर्न लुक भी देना चाहते हैं, तो ऐसे में हमारी ऑडियंस को आप क्या सजेस्ट करेंगे? मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आर्किटेक्ट को हायर करें, हुँ, क्योंकि आर्किटेक्ट आपको राइट मटेरियल और आपके बजट के अंदर रहते हुए आपको आपकी नीड को भी फुलफ़िल करेगा, और डेफ़िनेटली उस नीड से ही आप अपनी लग्ज़री भी, उसको एज़ ए लग्ज़री भी एन्जॉय कर हुँ, सकेंगे। लग्ज़री का वर्ड आइसोलेटेडली मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि बात ये है कि शायद आज की दुनिया में नीड पूरी करना इज़ फर्स्ट, बिल्कुल और ऐसे ही फिर उस नीड में ही अगर आप उसको एन्जॉय कर लेते हैं एज़ ए लग्ज़री, तो बिल्कुल ठीक है। डेफ़िनेटली वो आपको मिल सकती है। तो आर्किटेक्ट को अगर आप हायर कर लेते हैं तो वो आपकी ये सारे मसाइल जो है वो हल कर लेगा। अच्छा मुझसे मुझे ये बताइएगा कि एक आर्किटेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए किन बातों का ख़्याल रखना चाहिए? एक आम आदमी को, एक क्लाइंट को किन क्राइटेरियाज़ को सामने रखना है सिलेक्ट करते हुए? देखें, इसमें डिपेंड करता है प्रोजेक्ट के स्केल के ऊपर, हुँ, ठीक है ना? अब हर आर्किटेक्ट हर तरह का प्रोजेक्ट नहीं कर सकता। कुछ लोग हैं सिर्फ जो रेज़िडेंशियल हुँ, हुँ, प्रोजेक्ट्स के जो है वो माहिर माने जाते हैं। कुछ हैं जो हेल्थ केयर फैसिलिटी अच्छी डिज़ाइन करते हैं। बिल्कुल। कुछ हैं जो कमर्शियल बिल्डिंग्स के माहिर हुँ, हैं। हुँ, हमारे पाकिस्तान में बेतहाशा हमारे सीनियर्स हैं। तो डेफ़िनेटली डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट किस तरह का है, ठीक बिल्कुल है सही जी? है। तो उसके और फिर उसका स्केल कितना है, हुँ, और फिर उसका पोर्टफोलियो देखा जाए कि क्या वो उस डोमेन में उसने काम किया हुआ है। बिल्कुल सही है। डेफ़िनेटली जब आर्किटेक्ट से आप मिलने जाते हैं तो वो अपना प्रोफ़ाइल भी बताता है, हुँ, हुँ, या आप उसका प्रोफ़ाइल देख के उसको रीच आउट करते हैं। अब तो डिजिटल का दौर है, तो वेबसाइट और उनकी वो सारी बिल्कुल चीज़ें सही है। देख के, तो दिस इज़ द वे यू कैन हंट ए हुँ, गुड हुँ। आर्किटेक्ट, आई थिंक सो। जैसे हम देखते हैं हर एक चीज़ का ट्रेंड आता है, जैसे हमारे यहाँ एक ट्रेंड आया था कि स्पेनिश होम्स बनना स्टार्ट हुए, तो हर घर में वैसा नज़र आना स्टार्ट हो गया। फ्यूचर में आपको क्या नज़र आ रहा है कि किस तरह के ट्रेंड को फ़ॉलो किया जाएगा? फ्यूचर में मैं समझता हूँ कि स्ट्रेट लाइन और मिनिमलिस्ट डिज़ाइन के ऊपर हुँ, ज़्यादा फोकस किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह आपने बात की, जो स्पेनिश स्टाइल है या मेडिटेरेनियन स्टाइल है, ये कुछ टाइम के लिए इनका हुँ, एरा हुँ, आता है, रिवाइवल आता है, और फिर ये गुमनाम हो जाते हैं। तो आई थिंक सो जो कमिंग एरा है वो स्मार्ट है, और उसमें कॉस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा बात होगी, मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी, और एफिशिएंसी नॉट इन टर्म स्पेस, हुँ, हुँ, बल्कि इन टर्म ऑफ एनर्जी सेविंग, ठीक है जी, इन टर्म ऑफ कंफर्टेबिलिटी, ठीक है हुँ, जी, हुँ, और इसके ऊपर काम, और ओवर द लाइफ साइकिल पीरियड ऑफ द बिल्डिंग जो है, उसका जो मटेरियल है वो कितनी देर सस्टेन रहता है। हुँ। तो सस्टेनेबिलिटी का अगर मैं वर्ड कहूँ, जिसका शोरों होगा पिछली 2 दहाइयों से है, तो अब उसकी ट्रू इम्प्लीमेंटेशन का दौर होगा आने वाले वक्त में। सर यूनाइटेड नेशन के जो एसडीजीज़ हैं, जिसमें हमारे पास क्लाइमेट चेंज है, एनवायरनमेंट के गोल्स हैं, इन गोल्स को पूरा करने के लिए हम जो है क्या एफर्ट्स कर रहे हैं? देखिए जी, इनमें जो इन गोल्स को अचीव करने के लिए एक तो आर्किटेक्ट्स अपना रोल प्ले कर सकते हैं, टाउन प्लानर, हुँ, या जितने प्रोफेशनल्स हैं वो जो एनर्जी से रिलेटेड हैं या इन्वायरमेंट से हुँ, रिलेटेड काम कर रहे हैं, अगर वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक सब्सटेंशियल अमाउंट इन दी एंड जो है वो एसडीजीज़ के लिए बिल्कुल। हम पुट इन कर रहे होंगे।
लेकिन मैं समझता हूँ इसमें पॉलिसी मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक कि गवर्नमेंट और स्टेक होल्डर, जो सरकारी स्टेक होल्डर्स हैं, बिल्कुल। वो जब तक इसके अंदर जंप इन करके पॉलिसी डेवलप नहीं करेंगे, तब तक शायद एसडीजीज़ को अटेन करना मुश्किल होगा। अगर एक इसमें फॉर एग्जांपल गोल है वाटर कंजर्वेशन यस। का है, तो डेफिनेटली हम वी आर नाउ एट द वर्ज ऑफ वाटर स्कार्सिटी, ठीक है ना। इस्लामाबाद और कराची में हमें पानी नहीं मिलता, इवन ऐसे। डीएचए इस्लामाबाद में पानी नहीं है, तो लाहौर सिमिलर टाइप ऑफ क्राइसिस के अंदर है। तो अगर हमने स्मार्ट सॉल्यूशंस ना दिए, वाटर रिसाइकलिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात ना की, तो डेफिनेटली सिचुएशन जो है वो ख़राब हो सकती है। तो अल्टीमेटली हमें एसडीजीज़ पे सिर्फ अल्फाजी बात नहीं करना, गुफ्तगू नहीं करनी, इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाना है, और उसमें गवर्नमेंट पॉलिसी इम्पॉर्टेंट। नॉर्मली हम देखते हैं हमारे घरों में जो है ना, ये वॉल सीपेज का बड़ा इशू है, तो इसको क्या कंट्रोल किया जा सकता है या इसका कोई हल नहीं है? देखिए जी, एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन इसको अगर टेकअप किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इसमें चॉइस ऑफ मटेरियल, यानी कि जो ब्रिक्स हम नॉर्मली इस्तेमाल कर रहे होते हैं उस पे डिपेंड करता है। फिर इसमें हम एक लेयर डालते हैं जिसको हम डीपीसी कहते हैं, डैम्प प्रूफ कोर्स। बिल्कुल। उसकी थिकनेस और उसकी प्रॉपर जो है वहाँ पे लेइंग जो है वो इम्पॉर्टेंट है, उसकी जो टेक्निकल लेइंग है। और फिर ऑब्वियसली उसके ऊपर कोई उसके जो वाटर प्रूफ कोटिंग है और उसके ऊपर जो ट्रीटमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा हमारा जो फ़र्श का लेवल है वो भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह से किया जा रहा है। तो ये सारे एस्पेक्ट एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन है। लेकिन अगर ये ख्याल नहीं रखा जाता तो फिर ये सीपेज के इशू बाद में जो है वो बाद में हमें मैनेजेबल हैं या नहीं? नजर टू सम एक्सटेंट मैनेजेबल हो जाते हैं। वो फिर देखना पड़ता है कि रूट कॉज क्या है, फिर हम उसको एड्रेस कर देते हैं। हमने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया और इसको हमने मतलब हल करने की कोशिश की, लेकिन हम भी कोई 60-70% तक कामयाब हो पाए हैं। क्योंकि वंस द वाटर इज़ जब हमें वो नज़र आ जाता है, फिर वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू जो है वो मूव करता रहता है, तो उसको रोकना और उसको ट्रीट करना ज़रा डिफ़िकल्ट जॉब होती है। एक पर्सन जिसने घर बना लिया है और बगैर किसी आर्किटेक्ट को एंगेज किए उसने घर बना लिया, या कोई जो है इमेच्योर किस्म का या बिगनर जो है लेवल पे किसी आर्किटेक्ट को एंगेज किया है, तो अब उसके जो मसले मसाइल हैं घर में, क्या उनका कोई हल मुमकिन है, या फिर जो है वो दोबारा से किसी आर्किटेक्ट को एंगेज करेगा, क्या करेगा वो? देखिए जी, उसका हल तो यही है कि वो घर को जो है वो बेच दे। वो ये है कि उसकी फिर रेट्रोफिटिंग हो सकती है। रेट्रोफिटिंग इज़ द टर्म वो यूज़ के जो मसाइल फिर उसमें से निकलते हैं उनको फिर स्टेप बाय स्टेप जो है वो ठीक किया जा सकता है। लेकिन जब रूट कॉज ही जो उसकी रूट ही जब ख़राब होगी, उसकी कॉज जो है वो ही होगी कि वो आर्किटेक्ट नहीं था उसके पीछे और वो विदाउट प्लानिंग, तो डेफिनेटली वो लॉन्ग टर्म फिर प्रॉब्लमेटिक रहता है। अच्छा उमर साहब, आप ज़रा अपने एक्सपीरियंस से ये मुझे बताइएगा कि बेशुमार जो है प्रोजेक्ट्स आपने भी किए होंगे, कितनी कंप्लेंट्स आती हैं आपको जब एक प्रोजेक्ट आप हैंड ओवर कर देते हैं उसके बाद? देखिए, वो डिपेंड करता है कि अगर तो वो टर्न की प्रोजेक्ट है, डिज़ाइन प्लस कंस्ट्रक्शन और फिनिशिंग करके, तो फिर डेफिनेटली वो हमारे एंड के ऊपर होता है कि हम चीज़ों को देख लेते हैं। लेकिन जब ये सिर्फ डिज़ाइन एंड के ऊपर है और ड्राइंग्स जो है वो आफ्टर द कंसेंट ऑफ द क्लाइंट अप्रूव्ड हो के अथॉरिटी से कंस्ट्रक्शन के लिए चली गई हैं, तो डेफिनेटली ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन भी चेंजेस आ जाती हैं। लेकिन वंस इट इज़ कम्प्लीटेड तो फिर ऑब्वियसली उसमें आर्किटेक्ट का रोल इतना नहीं रहता अगर वो सिर्फ डिज़ाइन को देख रहा है। लेकिन अगर टर्न की सॉल्यूशन है तो डेफिनेटली, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया, कि वो उसको देखता रहता है, एड्रेस करता रहता है। बिल्कुल ठीक है जी। आप नए ट्रेंड्स को फॉलो करने के लिए, नए आइडियाज़ के लिए क्या रिसर्च वर्क करते हैं? कौन से टूल्स जो हैं जिनका इस्तेमाल करते हैं? कोई साइट हैं, जैसे प्रीवियसली पिंटरेस्ट की बात हुई, नए आइडियाज़ के लिए आप क्या रिसर्च वर्क करते हैं? किन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं? देखिए जी, हमारे डिज़ाइन टूल्स हैं बेतहाशा है, जिसमें बेसिक तो ऑटोकैड है, फिर स्केचअप है, 3D स्टूडियो मैक्स है, लूमियन है, और आजकल हम रेविट आर्किटेक्चर के ऊपर काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। उसके अलावा राइनो है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर हैं जो ड्राफ्टिंग और देन विजुअलाइजेशन के लिए और मॉडलिंग के लिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये इन टूल्स से हम जो है वो मतलब अपना इंस्पिरेशन के लिए आप क्या रेफरेंसेस यूज़ करते हैं? डेफिनेटली आज जो इंस्पिरेशन है वो हमारे लिए जो है वो बड़ी
ज़बरदस्त एआई की जो हम्म, यूजेज है वो हम्म, हमारे लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं समझूंगा कि वो आर्किटेक्ट्स के लिए एक ब्लेसिंग है हम्म। कि हम जो चाह रहे होते हैं उसको हम पहले से प्रॉम्प्ट दे के अपने लिए विजुअलाइज करवा वही लेते हैं। स्पेसिफिक टूल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, चैट जीपीटी या क्लाउड, या इसके जी, जी। अलावा भी कोई है नहीं, आपके बिल्कुल स्पेसिफिक? देयर आर लॉट ऑफ अब जो एआई टूल्स आ गए हैं जिनको हम हम्म। इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें जेमिनी जो है यस। बेसिक है, जो हम्म। कि विजुअलाइजेशन के लिए हमें मिल जाता है। इसके बिल्कुल अलावा सही। और बेतहाशा टूल हैं जो 3D विजुअलाइजेशन के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। आसिफ अली वासिफ साहब का एक कॉल है कि जो सादगी है ना, खूबसूरती सादगी में है, लेकिन जो पेचीदगी है, जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, उसमें अक्सर जो है वो इंसान अपनी नालायकी छुपाने की भी कोशिश करता है। हमने ये देखा है कि हम जो है वो सिंपलिसिटी से निकल के बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ों में भी आ जाते हैं। जैसे कि आप देखिए पुराने वक्तों में भी छतें भी प्लेन छतों का कंसेप्ट था, फिर उतना ही हमने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी, जिसकी अगर आप टेक्निकली देखें तो शायद खूबसूरती तो हो सकती है, लेकिन अदरवाइज़ कोई बहुत ज़्यादा उसमें हमें जो है कोई लग्ज़री या कंफर्ट नज़र नहीं आता, लेकिन पैसे का इन्वेस्टमेंट भी है। आप इसको ज़्यादा कहें या इन्वेस्टमेंट कहें, तो यहाँ पे आप क्या समझते हैं कि चीज़ें जो हैं, क्या आप इससे एग्री करते हैं कि खूबसूरती जो है वो सादगी में है, या कॉम्प्लेक्स चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं? नहीं जी, बिल्कुल दोनों तरफ से ही देखा जा सकता है कि हुँ, कॉम्प्लेक्सिटी जब आ जाती है डिज़ाइन में, हुँ, तो डेफ़िनेटली वो बोथ हैंड के ऊपर होती है। वो हुँ, डिपेंड करता है कि जो क्लाइंट है उसकी डिमांड क्या है, हुँ, हुँ, तो फिर आर्किटेक्ट भी उतना ही जो है वो उसको खेलने का मज़ा आता है। बिल्कुल। अगर मैं बात करूँ कि जो आर्किटेक्चर जो है वो सस्ता नहीं है। हुँ, हुँ, मतलब आर्किटेक्चर की जो प्रैक्टिस है या उसमें जो वैल्यू एडिशन है वो अनफॉर्चुनेटली, अगर मैं रियलिस्टिकली बात करूँ, हुँ, तो वो ऑर्डिनरी नहीं है, वो सस्ता नहीं है सॉल्यूशन। बिल्कुल सही। तो इट इज़ लिटिल बिट एक्सपेंसिव। हुँ, हुँ, तो द मोर यू विल पे, द मोर डेफिनेटली यू विल गेट द हुँ, जो उसकी खूबसूरती है, उसकी जो ब्यूटिफिकेशन है या बिल्कुल सही। कॉम्प्लेक्सिटी की जब बात कर रहे हैं। हुँ, लेकिन सादगी में खूबसूरती है, हुँ, इससे हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हट सकते। जो बुज़ुर्ग का कॉल हुँ। आपने कोट किया, तो इट इज़ लाइक सो, ऐसा ही। अच्छा उमर साहब, मुझे ये बताइएगा कि जहाँ पे भी आर्किटेक्ट की बात हुई, इसकी इस इंडस्ट्री के स्कोप की बात हुई, फ्यूचर की बात हुई, तो इसमें जो है बेहद स्कोप है कि आप अपना वेंचर भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपको माशाल्लाह से इतने ही सालों का आपका एक्सपीरियंस है, क्या आप अपना भी कोई वेंचर रन कर रहे हैं? जी, बिल्कुल मैं अपनी कंपनी रन कर रहा हूँ, हुँ, डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन अच्छा जी बताइए। की फ़र्म है। हमारी कंपनी कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करती हुँ, है और वी आर हियर इन लाहौर। हम लोग रेज़िडेंशियल, हेल्थ केयर, कमर्शियल और रेस्टोरेंट प्रोजेक्ट्स जो है वो ज़्यादातर देखते हैं। तो सिंस लास्ट 15 इयर्स वी आर इन दिस फील्ड और वी आर अवेलेबल फॉर द और पीपल। अगर किसी ने अप्रोच करना हो उमर मलिक साहब को, जी, बिल्कुल वो कर कैसे सकते करेंगे? हैं। वो हमारी वेबसाइट है जी, उस ओके। पे भी अप्रोच कर सकते हैं। हुँ, हुँ। और उसके अलावा हम मतलब किस नाम से है सोशल वेबसाइट? मीडिया, मिसाली डिज़ाइन्स एंड कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड हमारी अच्छा। कंपनी है और ये रजिस्टर्ड फर्म है, तो वन कैन रीच। अच्छा मलिक साहब, मुझे बताइएगा कि आप जो हैं आर्किटेक्ट होने के साथ-साथ क्योंकि एक उस्ताद भी हैं, तो स्टूडेंट्स जो हैं वो तो बड़े आपके करीब भी होंगे और आपसे आपको लाइक भी करते होंगे, क्योंकि वो टीचर जो कि प्रैक्टिकली फील्ड में इन है और अपना वेंचर स्टार्ट किए हुए है, अपनी कंपनी रन कर रहा है, वो स्टूडेंट्स को वो रियल प्रॉब्लम्स बता सकता है जो कि उसको फ्यूचर में आनी है। जी, बिल्कुल स्टूडेंट आजकल का बहुत स्मार्ट है, हुँ, तो वही टीचर और वही उस्ताद शायद बेहतर तरीके से गाइड कर सकता है जो प्रैक्टिकली फील्ड में काम कर रहा हो। हुँ, अभी एचईसी ने अपनी जो अमेंडमेंट की है, 2026 का नया डॉक्यूमेंट आया है, उसके अंदर वो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस को जो है वो कह रहे हैं कि वो यूनिवर्सिटीज़ उनको हायर हुँ, करें हुँ, और वो लोग ही पढ़ाएं जो फील्ड के अंदर बिल्कुल काम कर ज़बरदस्त। रहे हैं। तो आई हुँ, थिंक सो ये अब टाइम आ गया है कि थ्योरेटिकल टीचिंग से निकल के हमें प्रैक्टिकली हुँ। चीज़ों को जो है वो बच्चों तक पहुंचाना है और इसी में बका है हमारी।